नमस्कार दोस्तों, मैं शशि शेखर। इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरे चौपारण क्षेत्र की ऐतिहासिकता से आप सभी को परिचय करने का प्रयास करूंगा। लगातार 3 या 4 एपिसोड में जो हमारे क्षेत्र में पौराणिक अवशेष हैं, उन सभी की जानकारी मैं आपके सामने लाने वाला हूं इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से। उम्मीद और विश्वास है कि आप इस वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और कोशिश करेंगे कि चौपारण पर्यटन क्षेत्र में एक बड़ा नाम के रूप में उभरे। धन्यवाद। भारत भूमि पर समय के अनगिनत चिन्ह बिखरे पड़े हैं। हर पहाड़, हर नदी, हर पेड़ कुछ न कुछ कहती है। कभी गाथाएं, कभी रहस्य, कभी चेतावनियां। झारखंड के हजारीबाग जिले का एक कोना है चौपारण। हाल ही में वैज्ञानिक शोधों के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुआ है। यह क्षेत्र जब तक केवल अपने प्राकृतिक सौंदर्य और संस्कृति के लिए जाना जाता था, अब इतिहास की गहराइयों से निकलकर मानव सभ्यता के विकास की कहानी कहने को तैयार है। जी हाँ दोस्तों, 29 अगस्त 2024 को जब यह शोध विश्व के 4 सबसे प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में से एक में प्रकाशित हुआ, तब केवल एक वैज्ञानिक निष्कर्ष नहीं बल्कि भारत की उस भूली बिसरी विरासत का उद्घाटन हुआ जिसे वर्षों से मिट्टी के नीचे दबा दिया गया। इस शोध ने यह सिद्ध कर दिया कि झारखंड की यह भूमि बुद्ध, महावीर और सनातन सभ्यता की साक्षी रही है। जी हाँ दोस्तों, जो आपने सुना वो बिल्कुल सत्य है। इस वीडियो को गहराई से जानने से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ, ये सभी जानकारी मैं सारणीबद्ध और अध्याय के माध्यम से एक एक करके आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। अध्याय 1 में मैं आपको परिचय कराता हूँ शोध की पृष्ठभूमि और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। इस ऐतिहासिक शोध का नेतृत्व 2 भारतीय विद्वानों ने किया। IIT धनबाद के भूभौतिकी विभाग के प्रमुख डॉक्टर संजीत कुमार पॉल और विश्व भारती विश्वविद्यालय शांति निकेतन के प्राचीन भारतीय इतिहास और पुरातत्व विभाग के प्रमुख डॉक्टर अनिल कुमार। उनके नेतृत्व में चौपारण प्रखंड के अनेक स्थलों कैहर, हथिंदर, सोहरा, मानगढ़ सहित हजारीबाग व चतरा जिले के लगभग 36 स्थलों का गहन वैज्ञानिक अध्ययन किया गया, जो अभी भी जारी है। शोध में स्थल कार्तिक विस्तारों का विश्लेषण करते हुए अनेक तत्वों की भूमिका को समझा गया, जैसे नदियां, सड़कों का जाल, वनों की उपस्थिति, ऊंचाई और ढलान की स्थिति, भूमि उपयोग की प्रवृत्ति, आर्द्रता, भूगर्भीय स्वरूप, पुरातात्विक उपयुक्तता और जल स्रोतों की प्रकृति। ये सभी तत्व मिलकर यह दर्शाते हैं 3 स्थलों का चयन प्राचीन सभ्यताओं द्वारा कितनी सूझबूझ और योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। यह शोध आधुनिक तकनीकों से संपन्न हुआ, जिसमें मशीन लर्निंग आधारित मल्टी पैरामीट्रिक जियोस्पेशियल डाटा का भी उपयोग किया गया। रैंडम फॉरेस्ट मॉडल की सहायता से 12 भूपर्यावरणीय डेटा सेट्स को समेकित कर स्थलों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया: उच्च, मध्यम और निम्न। पुरातात्विक उपयुक्तता। यह विधि वैश्विक स्तर पर भी ऐतिहासिक स्थलों की खोज के लिए काफी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। आइए मैं लेकर चलता आपको दहर। वहाँ विकसित नगरीय सभ्यता मिट्टी के अंदर छुपी हुई है। दहर गांव की मिट्टी के नीचे एक संपूर्ण नगरीय सभ्यता छिपी थी, जो अब धीरे धीरे उजागर हो रही है। खुदाई में मिले 6ठी शताब्दी के देवी देवताओं की मूर्तियां, बौद्ध विहार, अशोक स्तूप और 100 से अधिक मूर्तियां इस बात का प्रमाण है कि यह क्षेत्र केवल धार्मिक ही नहीं, सांस्कृतिक केंद्र भी रहा था। यह एक अद्वितीय खोज हुई है। 12 टेराकोटा रिंग वेल जो 2000 साल से भी पुराने होने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। इन कुओं का आकृति एक समान है। 1.9 मीटर की परिधि है, 35 से 40 फीट की गहराई है और जामुन की लकड़ी से बना हुआ इनका आधार है। ग्रामीण आज भी इनका उपयोग करते हैं, जो यह दर्शाता है कि प्राचीन तकनीक कितनी टिकाऊ और प्रासंगिक थी। इन मूर्तियों की शैली, नक्काशी और आकार हमें गुप्त और मौर्य काल की कला की याद दिलाते हैं। यहाँ मिली बौद्ध प्रतिमाएं और स्तूप बौद्ध धर्म के प्रसार की पुष्टि करती हैं। साथ ही सनातन देवी देवताओं भगवान विष्णु, ब्रह्मा, सूर्य, शिव और पार्वती की मूर्तियां, गणेश की मूर्तियां हमें बिल्कुल प्राचीन सभ्यता से परिचित कराती हैं। डहर के बगल में एक गांव है हथिंदर। हथिंदर नाम बड़ा अजीब है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस गांव का जिक्र अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में हुआ है? जी हाँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आपको आगे की कड़ी में मैं दिखाऊंगा कैसे इस गांव ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाई है।
यहाँ लगभग 1.5-2 किलोमीटर के इलाके में जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा ढांचा है और जब भी गांव में कुछ खुदाई होता है तो कुछ ना कुछ ढांचा बाहर निकल जाता है। अब काफी संभावना है यहाँ एक विकसित नगरीय सभ्यता रही। अध्याय 3 में हथिंदर गांव में भूमि के नीचे काफी वैभव छिपा हुआ है। हथिंदर गांव जो दहर से मात्र कुछ किलोमीटर की स्थिति पर है, अपने नीचे एक विस्तृत भूमिगत संरचना को छिपाए हुए है। ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार जिसे जीपीआर कहते हैं, उसकी सहायता से शोधकर्ताओं ने यहाँ लगभग 1.5 किलोमीटर के दायरे में फैली विस्तृत संरचना का पता लगाया है। जमीन के नीचे यहाँ एक बहुत बड़ा ढांचा है। विशाल वृक्षों के नीचे छपे सती स्टोन, देवी तारा की मूर्तियाँ, बुद्ध की प्रतिमाएं और सुंदर नक्काशीदार शिलाखंड इस बात का संकेत देते हैं कि यहाँ किसी समय एक समृद्ध सांस्कृतिक जीवन विद्यमान थे। शायद यहाँ एक बौद्ध मठ या एक बहुत धार्मिक स्थल रहा हो जहाँ विभिन्न धार्मिक परंपराएं सहअस्तित्व में थी। यह स्थल हमें उस समय के धार्मिक सहिष्णुता की याद दिलाती है जब बौद्ध, हिंदू और जनजातीय संस्कृति मिलकर एक समन्वित जीवन जीती थी। हथिंदर के बगल में एक गांव है सोहरा, काफी प्राचीन गांव है। वहाँ इतने बड़े बड़े पेड़ हैं जो कि 1000 साल पुराने हैं और वहीं वहाँ की भूमि में भी काफी संभावनाएं हैं, काफी कुछ निकला है जो कि वहाँ के मंदिर में स्थापित किए गए हैं हजारों साल पुरानी मूर्तियां। आइए देखते हैं। अध्याय 4 में सोहरा का जिक्र है जिसमें मिट्टी से चेतना की प्रतिमाएं निकली हैं। सोहरा एक छोटा सा गांव है परंतु इसकी मिट्टी के नीचे छिपी हुई कहानियां काफी बड़ी हैं। यहाँ ग्रामीणों ने जब देवी तारा की प्रतिमा को मिट्टी के ढेर से निकाला तब उन्हें यह अंदाजा ही नहीं था कि उन्होंने इतिहास के एक अद्वितीय पृष्ठ को खोल दिया है। यह देवी तारा की प्रतिमा संभवतः विश्व के सबसे सुंदर मूर्ति में से शामिल हो सकती है। यहाँ मिले बौद्ध पैनल, गणेश, बुद्ध और अन्य देवी देवताओं की खंडित प्रतिमाएं और अन्य पुरातन अवशेष एक समृद्ध धार्मिक जीवन का संकेत देते हैं। यह क्षेत्र बौद्ध धर्म के अतिरिक्त हिंदू धर्म की विविध धाराओं से भी प्रभावित था, इस बात के यहाँ स्पष्ट प्रमाण है। झारखंड का सबसे प्राचीनतम नगर कौन सा है? यह सवाल अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ और मेरे पास प्रमाण है कि झारखंड का सबसे प्राचीनतम नगर अगर कोई है तो वो मानगढ़ है। आइए मैं आपको मानगढ़ लिए चलता हूँ, वहाँ की ऐतिहासिकता से आपको परिचित कराता हूँ। अध्याय 5 में मैं मानगढ़ से आपको परिचित कराता हूँ, झारखंड का सबसे प्राचीनतम नगर। मानगढ़ को शोधकर्ताओं ने झारखंड का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप स्थल करार दिया है। यहाँ मिले 3000 साल पुराने मृद भांड, हजारों साल पुराने ईंटें, टेराकोटा रिंग वेल और प्राचीन जल स्रोत इस स्थल को एक नगरीय केंद्र के रूप में प्रस्तुत करते हैं। मानगढ़ की संरचना, ईंटों के आकार और जल स्रोत की योजना यह दर्शाते हैं कि यह स्थल केवल एक धार्मिक केंद्र नहीं था बल्कि एक सुव्यवस्थित नगरी रहा होगा। यहाँ की सभ्यता ने जल प्रबंधन, स्थापत्य, मूल मूर्तिकला और धार्मिक सह अस्तित्व में अपूर्व प्रगति प्राप्त की थी। अध्याय 6 में मैं आपको जल प्रबंधन के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ कि हजारों साल पुराने इस क्षेत्र में जल प्रबंधन की क्या स्थिति रही थी। सभ्यता के धड़कन महाने नदी, नीलांजना नदी के इर्द गिर्द बसे इन स्थलों पर जल प्रबंधन की अद्भुत योजना देखने को मिलती है। जल स्रोतों की वैज्ञानिक सैंपलिंग से यह सिद्ध हुआ है कि प्राचीन काल में जल के उपयोग और संरक्षण की अद्वितीय व्यवस्था थी। इन जल व्यवस्थाओं ने ही नगरीय जीवन को संभव बनाया। टेराकोटा कुओं की प्रणाली, वर्षा जल संचयन की तकनीकें और जलाशयों का निर्माण उस समय की वैज्ञानिक समझ को दर्शाता है। इन व्यवस्थाओं के बिना इतने विशाल सभ्यताओं का विकास संभव नहीं था और ये सारी पुष्टि यहाँ पहुंचे इतिहासकारों द्वारा की गई। IIT, ISM, शांति निकेतन के वैज्ञानिकों ने इन सभी शोधों का अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया और इस बात की पुष्टि की। अध्याय 7 में मैं आपको इनके संरक्षण और पर्यटन वर्तमान में क्या हो सकता है उस पर चर्चा करना चाहूँगा। इतिहासकारों और पुरातत्व विशेषज्ञों ने दहर और मानगढ़ जैसे स्थलों को प्राचीन नगर घोषित करने की सिफारिश की है। यदि इन स्थलों पर संरक्षित खुदाई, म्यूजियम और पर्यटक सुविधाओं का निर्माण किया जाए तो यह क्षेत्र वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर भी उभर सकता है। बोधगया, नालंदा और वैशाली के समकालीन थे ये स्थल। धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत समृद्ध है। यहाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों, इतिहास प्रेमियों और पुरातत्व शोधकर्ताओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। इस तथ्य को लेकर कई बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकारों, पुरातत्व विभाग के अधिकारियों
शोधार्थियों का आगमन इन सभी स्थलों पर हुआ है और सभी ने माना कि क्षेत्र में बिखरे हुए पौराणिक अवशेष भारतीय इतिहास के प्रमुख भाग हैं, जिनके उत्खनन, अध्ययन तथा पर्यटन से क्षेत्र का तेज गति से विकास हो सकता है। चंपारण क्षेत्र में अभी तक जो प्रमुख लोग इतिहासकार आए हैं, उनमें से एएसआई के डॉक्टर एमजे निकोसे, दिल्ली से एएसआई के लिपि विशेषज्ञ डॉक्टर अर्पिता रंजन, रांची अंचल के तत्कालीन अधीक्षण पुरातत्वविद शिव कुमार भगत, पटना जोन के राजेंद्र देवरा, सहायक नीरज कुमार, मोहम्मद अजहर, नालंदा विश्वविद्यालय से डॉक्टर विश्वजीत कुमार, अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार इंग्लैंड की डॉक्टर फियोना, अमेरिका से हैमिल्टन यूनिवर्सिटी के अंतर्राष्ट्रीय इतिहासकार डॉक्टर अभिषेक अमर, अंतर्राष्ट्रीय शोधार्थी डॉक्टर सासी अहलावत, आईएसएम धनबाद से डॉक्टर संजीत कुमार पाल, डॉक्टर अंशु माली सहित बंगाल विश्वविद्यालय, हजारीबाग, रांची विश्वविद्यालय से शोधार्थी और हजारीबाग के प्रसिद्ध बुलू इमाम, झारखंड के तत्कालिक इतिहासकार डॉक्टर हरेंद्र सिन्हा सहित कई प्रमुख इतिहासकार इस क्षेत्र की धरती में दबे पौराणिक अवशेषों का अध्ययन कर भारतीय इतिहास के लिए इसे श्रेष्ठ अध्याय माना है तथा इनके उत्खनन की बात कही है। अध्याय 8 में मैं आपको सांस्कृतिक समृद्धि की चर्चा करूंगा। विविधता में एकता, चतरा और हजारीबाग क्षेत्र सदा से ही धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक विविधता के प्रतीक रहे हैं। यहाँ शक्तिपीठ, बौद्ध विहार, जैन तीर्थ, सूफी मजाक, सिख संगत और सनातन धर्म से जुड़े हुए कई मंदिर अस्तित्व में पहले भी थे, आज भी हैं। यह वह भूमि है जहाँ पूजा की अनेक विधियाँ, संस्कृतियाँ और परंपराएं एक साथ फली फूली हैं। यहाँ की स्थानीय भाषाएं ठोठा, नागपुरी और संथाली हैं, जो एक जीवन सांस्कृतिक प्रदेश का निर्माण करती हैं। जनजातीय संस्कृति की यह गूंज लोकगीतों, लोक कथाओं और तीज त्योहारों में आज भी स्पष्ट सुनी जा सकती है। निष्कर्ष: एक उज्जवल अतीत की पुनः खोज और उसे मानस पटल पर रखना, लोगों को जानकारी देना। झारखंड के चौपारण, दैहर, हथिंदर, सोहरा और मानगढ़ केवल नाम नहीं है, ये मानव सभ्यता के विकास की जीवंत मिसालें हैं। वैज्ञानिक शोधों ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस क्षेत्र में प्राचीन काल में अत्यंत विकसित सभ्यताएं थीं, जिन्होंने कला, स्थापत्य, धर्म, जल प्रबंधन और सामाजिक संगठन में अद्वितीय योगदान दिया है। हजारों साल पुरानी इन विशेषताओं को लेकर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस विरासत को पहचानें, संरक्षित करें और विश्व पटल पर उसका सम्मान पुनः स्थापित करें। यह न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से आवश्यक है, बल्कि सांस्कृतिक आत्मगौरव के लिए भी अनिवार्य है। चौपारण अब केवल एक गांव नहीं रहा, यह एक जीवंत ऐतिहासिक दस्तावेज है जो मिट्टी के नीचे से उठकर हमारी चेतना में गूंज रहा है। यह भूमि अब पुकार रही है, अपने अतीत को जानो, उसे संजो और आने वाले पीढ़ियों के लिए सहेज कर रखो। धन्यवाद।